मैंने पिछले कुछ 10-12 साल लगाए अपने जीवन के इन बातों को खोजने के लिए कि आखिर अंग्रेजों ने ये जो कहा अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में, इसका सत्य पता करो। मेरे जो गुरु हैं श्री धर्मपाल जी, उन्होंने बहुत मुझे प्रेरित किया। वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि देखो, सामने वाला आकर कुछ कह जाए तो ऐसे ही स्वीकार नहीं करना, उसका पूरी तरह से जांच परख करना। एक शब्द होता है क्रॉस वेरिफिकेशन करना, सब तरफ से जांच परख करना। जब तुम्हें वो सत्य हर जगह दिखाई दे तब स्वीकार करना कि वो अच्छा है। तो मैंने धर्मपाल जी को कहा कि अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने और मुगलों ने आकर भारत में अपनी सभ्यता और संस्कृति की जितनी बखान की है और हमारे इतिहास की किताबों में जितने उस पर पन्ने लिखे गए हैं, उन पन्नों को साथ में रख लिया जाए और अंग्रेजों के सभ्यता और संस्कृति को जानने वाले उनके जो महान दार्शनिक हैं, उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या लिखा है वो भी रख लिया जाए और देखा जाए कि कहाँ उसमें सत्यता है और कितना उसमें फरेब है या झूठ है। जब मैंने ये करना शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे हजारों दस्तावेज मिल गए जो अंग्रेजों के लिखे हुए, उनके महान दार्शनिकों के लिखे हुए, यूरोप के महान लोगों के लिखे हुए हैं। मैं आज का जो व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये मेरे 15 साल के रिसर्च का निचोड़ है, 15 साल के शोध का निचोड़। पिछले 15 साल मैंने यूरोप के उन सभी फिलोसोफर्स को पढ़ा है जो बहुत ऊंचे माने जाते हैं, जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, लेबिनिज, देकार्ते, ये सब बहुत ऊंचे दार्शनिक माने जाते हैं। और प्लेटो के बारे में तो यूरोप में जो कहा जाता है ना, एक वाक्य में मैं आपको समझाता हूं। यूरोप के सारे देश एक साथ प्लेटो के बारे में एक बात कहते हैं, द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। माने यूरोप की पूरी सभ्यता प्लेटो की बड़ी बड़ी पुस्तकों के लिखे गए फुट नोट के बराबर है। अर्थात प्लेटो यूरोप की सभ्यता में सबसे ऊंचा है। जैसे हम हमारे भारत की सभ्यता में किसी को बहुत ऊंचा माने, उदाहरण के लिए वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि कालिदास आदि आदि, ऐसे बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं। हम मानते हैं कि हमारी सभ्यता में ये सब बहुत ऊंचे हैं, लेकिन यूरोप मानता है कि प्लेटो उनकी सभ्यता में सबसे ऊंचा है। प्लेटो ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनमें से 2 किताबें सारी दुनिया में चर्चित हैं। एक किताब का नाम है द रिपब्लिक और दूसरी किताब का नाम है लॉज, LAWS, लॉज। लॉज का सीधा सा मतलब होता है कानून। लॉज उसकी सबसे चर्चित किताब है पूरी दुनिया में, और उसके बाद दूसरा नंबर आता है द रिपब्लिक का। इन दोनों किताबों को मैंने बार बार पढ़ा है ये समझने के लिए कि द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। तो प्लेटो के फुट नोट तो उसी की लिखी हुई किताबों में मिलेंगे, तो क्या फुट नोट है जरा निकाल लो उनको और उनको विश्लेषित करके देखो कि उनकी सभ्यता कहाँ खड़ी है। फिर अपने साथ उसका अंतर ढूंढने की कोशिश करो कि हम अपनी सभ्यता में कहाँ खड़े हैं। इस दृष्टि से मैंने उसको बहुत अभ्यास किया। प्लेटो की लिखी हुई कुछ ओरिजिनल राइटिंग्स आज भी यूरोप की कुछ अलग अलग लाइब्रेरीज में रखी हुई हैं, पुस्तकालयों में रखी हुई हैं, वो भी इकट्ठा किया। प्लेटो का एक बहुत परम शिष्य था अरस्तु, जिसको हम सब अरिस्टोटल कहते हैं। अरिस्टोटल ने यूरोपियन सभ्यता और संस्कृति पर जो कुछ लिखा है वो इकट्ठा किया, वो भी पढ़ा। फिर जो आधुनिक यूरोपियन फिलोसोफर्स माने जाते हैं, रूसो, आज का सबसे बड़ा फिलोसोफर यूरोप में है रूसो। रूसो को बार बार पढ़ा, लेबिनिज को पढ़ा, देकार्ते को पढ़ा और उनके 20 फिलोसोफर्स जिनकी लिस्ट है उनके बारे में पढ़ा। उनकी लिखी हुई किताबों में से कुछ नोट्स निकाले, उनके द्वारा लिखे गए जो मूल दस्तावेज हैं उनको देखा, उनको पढ़ा। फिर यूरोप के इतिहासकारों को भी पढ़ा। एक सबसे बड़ा यूरोपियन इतिहासकार है आर्नोल्ड टॉयनबी, उसने यूरोप के इतिहास पर सबसे ज़्यादा लिखा है, उसके दस्तावेज इकट्ठे किए। फिर एक जेम्स मिल हुआ है, दूसरा बड़ा यूरोपियन इतिहासकार, उसके दस्तावेज इकट्ठे किए, उनको भी देखा, पढ़ा। कुल मिलाकर लगभग 50,000 दस्तावेज जब मैंने देखे, पढ़े, सुना, सीखा, समझा,
लगभग 15 साल में, तब मुझे समझ में आया कि ये यूरोपीय सभ्यता क्या है, इनकी संस्कृति क्या है। मैं आपको मेरे अनुभव से एक छोटी सी बात बताता हूँ। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को अगर समझना हो ठीक से, तो उनकी प्राइवेट लाइफ को देखना चाहिए, उनका निजी जीवन देखना चाहिए। निजी जीवन से मतलब उनका परिवार कैसा है, परिवार में बच्चों की क्या स्थिति है, पत्नी पति के बीच रिश्ते कैसे हैं, भाई बहन के बीच रिश्ते कैसे हैं, परिवारों के जो रिश्तेदार हैं उनके आपस के संबंध क्या हैं, परिवारों में संपत्ति है तो उसका बंटवारा कैसा होता है, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि यूरोप के सभी फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति और समाज की जो निजी जिंदगी होती है, उसी में से सार्वजनिक जिंदगी शुरू होती है। जो व्यक्ति अपनी प्राइवेट लाइफ में होता है ना, वही पब्लिक में होता है। अपनी निजी जिंदगी में वो जिस तरह का व्यवहार करेगा, अपनी सार्वजनिक जिंदगी में उसी तरह का लोकाचार बनेगा। जैसे आपको सुनकर बहुत हंसी आएगी, लेकिन ये गंभीर बात पूरे यूरोप में कही जाती है कि यूरोप में ये जो डेमोक्रेसी है ना, प्रजातंत्र, ये 14वीं शताब्दी में आया है। उसके पहले यूरोप में डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र उनके यहाँ लगभग 600 साल पहले आया। ये जो डेमोक्रेसी है, इसको जब लाया गया तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं यूरोप में, और वो ये बताती हैं कि डेमोक्रेसी निकला कहाँ से। तो वो कहते हैं डाइनिंग टेबल से। और यहां पर अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसको ये पढ़ाया जाता है भारत में। इस पर सवाल पूछे जाते हैं, 100 नंबर का प्रश्न पत्र आता है, उसमें 20 नंबर का सवाल होता है कि यूरोप का प्रजातंत्र कहां से निकला, विस्तार से वर्णन करिए। 20 नंबर का सवाल है बीए और एमए में। तो उसका उत्तर यह है कि यूरोप का प्रजातंत्र डाइनिंग टेबल से निकला, खाने की मेज से प्रजातंत्र की शुरुआत हुई है। ये सारे फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस इसको मानते हैं। अब खाने की मेज तो निजी जीवन का हिस्सा है, प्राइवेट लाइफ का हिस्सा है, लेकिन डेमोक्रेसी पब्लिक लाइफ का हिस्सा है। तो निजी जीवन में जो आप डाइनिंग टेबल पर करते हैं, वो सार्वजनिक जीवन में करने लगें तो उसी को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। दुर्भाग्य से हमने इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बिना सोचे समझे स्वीकार किया है। गांधी जी इसके बहुत खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी को मानने वालों ने गांधी जी की बात मानी नहीं। गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों को विदा किया है तो इनकी अंग्रेजियत को भी विदा कर दो साथ में। इस अंग्रेजियत से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। हमने अंग्रेजों को विदा कर दिया, लेकिन उनकी अंग्रेजियत को संभाल के रख लिया, और उसमें सबसे बड़ी अंग्रेजियत है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र, जो यूरोप में निकला है डाइनिंग टेबल से। ये एक छोटी सी बात है कि डाइनिंग टेबल से डेमोक्रेसी निकली है। इसको समझने में मुझे 2-3 साल लगे, और अब बिल्कुल साफ चित्र मुझे दिखाई देता है। मेरे व्याख्यान के बीच में ये आएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये संसदीय लोकतंत्र बना कैसे है और आगे बढ़ा कैसे है। मैं शुरू करता हूँ यूरोप के निजी जीवन से, जिसको आप एक बार झांक लें तो उनका सार्वजनिक जीवन आपको समझ में आए। यूरोप के निजी जीवन में शुरू करूं उसके पहले यूरोप की थोड़ा भौगोलिक परिस्थिति के बारे में 2 मिनट आपको बता दूं। वैसे तो आप में से कई लोगों ने यूरोप का प्रवास किया होगा, उसकी भौगोलिक परिस्थिति का अंदाज़ा आपको होगा, लेकिन एक बार आपको फिर से याद आ जाए, इस दृष्टि से 2-3 मिनट में कुछ कहता हूँ। यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जहाँ साल में 9 महीने सूर्य नहीं निकलता। ये उनकी भौगोलिक स्थिति है। साल में 365 दिन होते हैं और लगभग 300 दिन उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जहां पर न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, न्यूनतम तापमान, और अधिकतम तापमान +20, 22, 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, तापमान का जो अंतर है, -40 से -20 तक, माने 60 डिग्री का अंतर है। इसकी जरा कल्पना करें। इसका मतलब क्या है? अगर -40 डिग्री तापमान होगा तो वहां वातावरण में बर्फ ही बर्फ गिरेगी।
क्योंकि आप जानते हैं कि जब 4 डिग्री के नीचे तापमान जाना शुरू होता है तो पानी बर्फ बनना शुरू होता है। झीलों में, नदियों में, तालाबों में सब जगह पानी बर्फ हो जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा चुरू का तापमान 0 डिग्री आ जाता है राजस्थान में, तो आसपास की सब नदियां जम जाती हैं, बर्फ ही बर्फ। अगर 0 डिग्री तापमान में चुरू और आसपास के तालाबों में बर्फ जम जाती है तो ऋणात्मक 40 डिग्री में यूरोप में क्या होता होगा, कल्पना करो। पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं होती है, सारा पानी बर्फ के रूप में जमा रहता है। नलों में भी पानी नहीं आता है, पानी की जगह बर्फ ही बर्फ रहती है। सड़कों पर बर्फ गिरती है, मैदानों में बर्फ गिरती है, और बर्फ ऐसे गिरती है जैसे हमारे यहाँ रिमझिम बारिश होती है, ऐसे ही बर्फ गिरती है। रात रात भर बर्फ गिरती है, दिन दिन भर बर्फ गिरती है, कभी कभी 10 दिन लगातार बर्फ गिरती है, 15 दिन लगातार बर्फ गिरती है। बर्फ गिरते गिरते 10 फीट ऊंची हो जाती है। तो वहाँ की सरकारों के पास एक ही सबसे बड़ा काम है कि बड़े बड़े बुलडोजर लाना और उस बर्फ को तोड़कर सड़कों को साफ कराना, ये उनका सबसे बड़ा काम। यूरोप में जो परिवार होते हैं उनमें जो घर बनाए जाते हैं, सामान्य रूप से सभी घरों में 2 दरवाजे लगाए जाते हैं। एक दरवाजा तो सड़क पे खुलता है, दूसरा छत पे खुलता है। ये छत वाला दरवाजा तब इस्तेमाल किया जाता है जब सड़क पर 10 फीट बर्फ जम जाती है, तो छत की ऊंचाई के बराबर बर्फ आ जाती है, तो छत से कूद के सड़क पे जाते हैं और चलते हुए अपने काम पे चले जाते हैं। कई बार यूरोप में ये नज़ारा होता है कि बर्फ के नीचे गाड़ियां दब जाती हैं, बर्फ के नीचे सब कुछ दब जाता है। मैदानों में, खेतों में, खलिहानों में हर जगह बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। जब इतनी बर्फ उनके यहाँ 9 महीने रहती है तो कुछ असर तो करेगी। आप जानते हैं बर्फ ठंडी होती है, आदमी को भी ठंडा बना देती है। बर्फ कठोर होती है, आदमी को भी कठोर बना देती है। बर्फ में दया प्रेम करुणा नहीं होता, आदमी भी दया प्रेम करुणा से रहित हो जाता है। क्योंकि बर्फ का जो गुण धर्म है वो आप में आना स्वाभाविक है, क्योंकि आप साल के हर 9 महीने उस बर्फ के साथ रहते हैं। और ये आज से नहीं है, यूरोप में हजारों साल से चल रहा है। अब हजारों साल से बर्फ के बीच में रहते हुए लोग वैसे ही हो गए जैसी बर्फ है। आगे, अगर आप कल्पना करें कि साल के 9 महीने खेत खलिहानों में बर्फ जमी हुई है तो वहां घास का तिनका भी नहीं उग सकता, क्योंकि घास को भी उगने के लिए सूर्य के रोशनी की और गर्मी की जरूरत होती है। सूर्य की गर्मी ना मिले तो बीज भी अंकुरण नहीं होता, कितना भी अच्छे से अच्छा बीज डालो। और आप जरा दूसरी कल्पना करें कि जब बर्फ सैकड़ों सैकड़ों साल से, हजारों साल से जमती आ रही है तो मिट्टी कैसी होगी? पत्थर जैसी, क्योंकि जैसी बर्फ होगी कठोर कड़क वैसी मिट्टी होगी। तो मिट्टी वहां की एकदम कठोर है, पत्थर जैसी। और जिन देशों में साल में 9 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, उन देशों में प्रकृति की वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होती।